पाकिस्तान अपनी तारीख के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस, जो इमरान खान की गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रूल आउट करने की वजह से है। अब इमरान खान कंटिन्यूसली ये क्लेम कर रहे हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की साजिश है। अब ये क्लेम्स कितने सच्चे और कितने झूठे हैं इस पर तो आप बहस कर सकते हैं, लेकिन इन क्लेम्स और पाकिस्तान में जो अभी करंटली सेंटिमेंट हो रखा है अमेरिका के खिलाफ, इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं पाक यूएसए रिलेशनशिप को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और वजूद में आते ही पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ख्वाह वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, फूड क्राइसिस हो या फिर रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम हो। अब अपने हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने उस वक्त की दोनों सुपर पावर्स AKA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इनसे मदद मांगी। लेकिन इन दोनों सुपर पावर्स की दिलचस्पी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में थी, ख़ास करके सोवियत यूनियन की। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि सोवियत यूनियन एक एथियस्ट कंट्री थी, यानी वहाँ पर खुदा का, रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वेरएस पाकिस्तान तो बना ही रिलीजन, दीन इस्लाम के नाम पे था। इसलिए इनिशियली तो सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को टोटली तौर पर इग्नोर कर दिया। अब अमेरिका की बात करें तो उसने भी पहले कोशिश करी कि इंडिया से उसके ताल्लुकात बेहतर हो, इंडिया को अपना एलाय बनाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के न्यूट्रल स्टांस की वजह से अमेरिका के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बने नहीं। अब अमेरिका की दोस्ती का ये रूल है कि अमेरिका का दोस्त आपका दोस्त, अमेरिका का दुश्मन आपका दुश्मन, अमेरिका की जंग आपकी जंग। अब साउथ ईस्ट एशिया को जीतने के लिए, उस पर अपना दबदबा बनाने के लिए और सोवियत यूनियन का बढ़ता हुआ दबदबा रोकने के लिए अमेरिका के पास एक ही चॉइस थी और वो था पाकिस्तान। वेरएस पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास भी अपने हालात को बेहतर करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था और वो था अमेरिका। इसलिए 1948 में अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी। लेकिन इसके थोड़े वक्त बाद ही 1949 में सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को इनवाइट किया। इसको देखते हुए अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इनविटेशन भेज दिया, लेकिन लियाकत अली खान ने सोवियत यूनियन को विजिट करने के बजाय अमेरिका को विजिट किया। और इसके पीछे दो सबसे बड़े रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि सोवियत यूनियन ने जो हमें इनविटेशन भेजा था उसके पीछे सोवियत यूनियन की इंडिया से नाराज़गी थी। 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि वो यूएसए को विजिट करेंगे, जो कि सोवियत यूनियन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरा ये है कि लियाकत अली खान को पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूएसए के साथ काफ़ी रोशन नज़र आ रहा था। और फिर इस इनविटेशन पर लियाकत अली खान 1950 में अपनी बेगम के साथ यूएसए को विज़िट करते हैं। अब इस विज़िट पर काफ़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये है कि लियाकत अली खान अमेरिका से कहते हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जिस पर अमेरिका यस कहता है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका एक पाकिस्तान को ऑफ़र भी देता है और वो ऑफ़र ये है कि पाकिस्तान के जितने मसले मसाइल हैं अमेरिका वो तमाम सॉल्व कर देगा। शर्त यह है कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, जिस पर लियाकत अली खान तारीखी अल्फाज कहते हैं और वो ये कि जेंटलमैन आवर सोल इज़ नॉट फॉर सेल। फर्दर मोर ये भी कहा जाता है कि इस विजिट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमान ने लियाकत अली खान से रिक्वेस्ट करी कि वो पाकिस्तान में अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA को बेसिस दे जहां से वो सोवियत यूनियन पर नज़र रख सके। अब लियाकत अली खान इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते और मना कर देते हैं। अब इस विजिट के बाद लियाकत अली खान को दो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करे, जैसे कि 1951 की कोरिया वार में हुआ, जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वो वहाँ पर मिलिट्री डिवीज़न भेजे, जिस पर लियाकत अली खान ने कहा ओके हम भेज देंगे, लेकिन पहले अमेरिका हमको गारंटी करे कि वो पख्तूनिस्तान और कश्मीर के मसले को सॉल्व करेगा। अब अमेरिका ना गारंटी देता है और ना ही पाकिस्तान अपनी डिवीजन्स भेजता है। दूसरी चीज़ जो लियाकत अली खान को समझ में आ जाती है वो ये कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद तो करेगा, लेकिन इसके बदले में ऐसे शराइत रखेगा जो पाकिस्तान को मानना और करना बहुत मुश्किल होंगी। इसलिए पाकिस्तान अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर देता है और लियाकत अली खान सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन को इनवाइट कर देते हैं। अब ये क्लियर इंडिकेशन होता है अमेरिका के लिए कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि 1951 में इनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है और इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है। फर्दर मोर ये कि जिस शख्स ने इनके ऊपर गोलियां चलाई उसको भी मौके पर ही मार दिया जाता है। ना होगी बांस ना बजेगी बांसुड़ी। बहरहाल इनके जाने के बाद भी पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान ताल्लुकात ख़राब नहीं होते बल्कि बेहतर बनते चले जाते हैं। और फिर 1951 से 1953 के दौरान काफ़ी हाई ऑफिशियल जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अय्यूब खान, डिफेंस मिनिस्टर इस्कंदर मिर्ज़ा यूएसए को विजिट करते हैं। और फिर 1954 में
पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसके बाद सीटो, इसके बाद सेंटो जिसे मीटो भी कहा जाता है, बगदाद पैक्ट साइन करता है। अब इन पैक्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड जो है वो गारंटी हो जाती है और पाकिस्तान का डिफेंस काफ़ी मजबूत हो जाता है, पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी मजबूत हो जाती है, पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं और पाकिस्तान की हालत भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन इस मदद के नतीजे में पाकिस्तान की ज़मीन अमेरिकन एजेंडों और अमेरिकन मफाद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और फिर जुलाई 1958 में पेशावर एयर बेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाता है और बदाबर बेस अमेरिका को 10 सालों के लिए दे दी जाती है, जिसे बाद में लिटिल यूएसए भी कहा जाता है। और फिर इसके कुछ देर बाद ही, कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है और जनरल अय्यूब खान पाकिस्तान की कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस डेवलपमेंट पर अमेरिका कोई सवाल नहीं उठाता, डिस्पाइट इसके कि अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का ढोल बजाता फिरता है। बहरहाल जनरल अय्यूब खान के प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान और यूएसए की दोस्ती के सुनहरे दौर का आगाज होता है। इस दोस्ती और अय्यूब खान की पॉलिसीज के बदौलत ही पाकिस्तान उस वक्त बहुत तेजी से तरक्की कर रहा होता है और उस वक्त की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी होता है साउथ ईस्ट एशिया की। लेकिन फिर 1965 में इस दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो जाती है। अब इस जंग में अमेरिका पाकिस्तान को अपना रंग दिखा देता है और पाकिस्तान को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अमेरिका की, वो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड बैन कर देता है। फर्दर मोर पाकिस्तान पर सेक्शंस भी लगा देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होता है। और फिर ये नाराज़गी रिचर्ड निक्सन के 1969 में प्रेसिडेंट बनने के बाद ख़त्म होती है। इसके बाद वापसी इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इस अच्छे ताल्लुकात के बदौलत ही अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान एज अ इंटरमीडिएरी काम करता है बिटवीन चाइना और अमेरिका, और इन दोनों के जो मसले मसाइल हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और इस कोशिश में ही 1971 में पाक इंडो वार शुरू हो जाती है, तीसरी जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस जंग में अमेरिका अपने रंग नहीं दिखाता और डिस्पाइट इसके कि उसने इंडिया और पाकिस्तान पे दोनों पे सेक्शंस लगाए थे, पाकिस्तान को दूसरे चैनल्स के थ्रू मदद करता है। अब इस मदद का और इस रहम दिली का टोटली ये मकसद नहीं है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत होने लगी है या फिर अब उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका के दो बड़े मफादात होते हैं। सबसे पहले ये कि अमेरिका को ये डर होता है कि इस जंग के नतीजे में वो अपना एलाय खो बैठेगा। अगर पाकिस्तान इन केस खुदा ना खास्ता टूट जाता है, ये खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ, अमेरिका नहीं कह रहा है, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान टूट जाता है तो इंडिया का कब्जा आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया पर और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक आइडिया जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया पर प्रिवेल कर जाएंगे। और दूसरा ये कि उस वक्त पाकिस्तान एज अ इंटरमीडिएरी काम कर रहा होता है बिटवीन चाइना और यूएसए। अब अगर इन केस पाकिस्तान गया तो ये स्टॉक वापसी ढरी की ढरी रह जाएंगे। और फिर अमेरिका के इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और फिर 1974 में पाकिस्तान में दोबारा डेमोक्रेसी आ जाती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान को पता चलता है कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। पहले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरी दुनिया में ये कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके इंडिया को रोका जाए, क्योंकि अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया तो पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी थ्रेट होगा, क्योंकि ये दोनों कंट्री हर वक्त जंग पर होते थे। लेकिन इन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद वो खुद पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब भुट्टो के सोशलिस्टिक आइडियाज़ की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात वैसे ही ख़राब थे। अब जब बाद में अमेरिका को पता चलता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड बैन कर देता है, उस पर सेक्शंस लगा देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को डराना और धमकाना शुरू कर देता है, ख़ास करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस धमकियों से डरते नहीं है और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू रखते हैं। फिर 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटर हो जाता है और इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने सेक्रेटरी से कहते हैं दैट इट्स टाइम टू रिपेयर आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और फिर कुछ इस तरह ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोबारा ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब अमेरिका सोवियत यूनियन को हराने के लिए हर तरह की मदद करता है, ख्वाह वो मिलिट्री हो या फिर इकनॉमिक। अब इस वॉर के दौरान पाकिस्तान को नुकसान तो हो रहा होता है, लेकिन इस एड की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। अब अमेरिका को भी ये एहसास होता है, उसे भी पता होता है कि पाकिस्तान अपने एजेंडों पे भी काम कर रहा है, लेकिन वो खामोश रहता है, क्योंकि वो अगर एड को बैन करता है, उसे रोक देता है, तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में जीत जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो खामोश रहता है। लेकिन फिर 1989 में जब ये जंग ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन हार गया, तो फिर दोबारा अमेरिका ने अपना रंग दिखाया और पाकिस्तान को बाय बाय कह दिया।
और 1990 में अमेरिका ने एक तरफ ये जितनी भी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड थी उसे बैन कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की वजह से, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से तरह तरह के सेक्शंस लगाए और बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को धमकाया गया और डराया गया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी सूरत में बंद करें। अब इन दोनों का यही मुतालबा था कि पहले आप इंडिया को रोकें, उन्होंने जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसे रोकें, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने की सबसे बड़ी वजह ही इंडिया था। अब अमेरिका ना तो इंडिया को रोक पाया और ना ही पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका। और फिर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त आया जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पब्लिकली टेस्ट किया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। अब इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से और बाद में जो कारगिल वार हुई, इसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर 2001 में 9/11 होता है, जिसे देखते हुए अमेरिका वार ऑन टेरर स्टार्ट करता है। अब इस वार ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे पहला निशाना अल-कायदा और अफगान तालिबान होते हैं। लेकिन अब इनसे लड़ने के लिए अफगानिस्तान में घुसना ज़रूरी है, जिसका वाइस सहारा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है। तो क्या हुआ? पहले की तरह दोबारा अमेरिका पाकिस्तान को कन्विंस करता है कि वो उसकी जंग में शरीक हो जाए। और परवेज़ मुशर्रफ के अकॉर्डिंग अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो पाकिस्तान पर बॉम्ब गिराएगा और उसे तबाह बर्बाद करेगा। ज़रा सोच कर देखिए कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को धमकी दे रही है कि अगर तुम मेरी जंग में शरीक नहीं हुए तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगी, और दूसरी तरफ वो कंट्री भी इस धमकी में आकर उसकी जंग लड़ना शुरू कर देती है। बहरहाल इस रीयूनियन की खुशी में अमेरिका पाकिस्तान का $1 बिलियन का कर्जा माफ़ कर देता है और कहता है द फॉरगिवनेस ऑफ $1 बिलियन इन अ बायलैटरल डेब्ट इज जस्ट वन पीस ऑफ मल्टीफेस्टेड अ multi-billion dollar असिस्टेंस पैकेज। यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही दोस्ती रखी, यानी ऐसे ही हमारी जंगें लड़ता रहा, तो हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। फिर क्या, पाकिस्तान के मिलिट्री एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस अमेरिका के मफाद और अमेरिका के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और पाकिस्तान नंबर ऑफ अल-कायदा के मेंबर्स को अरेस्ट करके अमेरिका को दे देता है, जिसके नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान पर जितनी भी सेक्शंस होती हैं उसे हटा देता है, पाकिस्तान को डेजिग्नेट कर देता है एज अ मेजर नॉन नेटो एली। इसके अलावा पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड देता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रूरल एरियाज़ का, तबाह बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ पर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और फिर ये अच्छी दोस्ती का सिलसिला 2008 तक चलता है, क्योंकि इसके बाद इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका पाकिस्तान को एक्सक्यूज़ करता है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को टिप देता है, यानी वो पहले ही उनको बता देता है कि हम कहाँ ऑपरेशंस करने वाले हैं और वो भाग जाते हैं। दूसरा, जून 2008 में अमेरिका एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट करता है, जिसके नतीजे में आर्मी के 11 जवान शहीद हो जाते हैं। तीसरा, 2011 में लाहौर में 2 शहरी को कत्ल करने पर एक डेविस नामी शख्स को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंट है। चौथा, 2011 में बराक ओबामा के कहने पर पाकिस्तान में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। याद रहे कि इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को ही पता नहीं होता। लास्टली थोड़े टाइम बाद अमेरिका एक और एयर स्ट्राइक कंडक्ट करता है और इस बार इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में 24 आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान सलाला बेस, जहां से ये सब हो रहा होता है, उसे बंद करने का और उसे खाली करने का हुक्म देता है। फर्दरमोर ये कि जिस रोड के ज़रिए नेटो की सप्लाईज पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाती थी उससे भी बंद कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा बढ़ जाते हैं। फिर 2014 से 2016 के दौरान दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो अमेरिका पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड लोगों पर एयर स्ट्राइक करता है और उन्हें कत्ल कर देता है। फिर इसके बाद अमेरिका तालिबान के सीनियर मेंबर लतीफ़ महसूद को अरेस्ट करता है और पाकिस्तान के हवाले कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रहा होता है। इसके एहसान में पाकिस्तान भी अमेरिका को जिन लोगों की तलाश होती है उसे अरेस्ट करता है या फिर कत्ल कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहते हैं। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक्सक्यूज़ करते हैं कि वो टेररिज्म फैला रहा है, और फिर जनवरी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। फर्दरमोर पाकिस्तान को जो एड देनी थी अमेरिका ने, उसे भी सस्पेंड कर देते हैं। और ये इल्ज़ामों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है अनटिल पीएम इमरान खान यूएसए को विजिट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद 2020 में ये दोनों लीडर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर
दोबारा मुलाकात करते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को गुड फ्रेंड फर्दरमोर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से इतना क्लोज कभी नहीं था जितना आज की तारीख में। इस अच्छी दोस्ती के सबब ही अमेरिका जो 20 साल से अफगानिस्तान में फंसा हुआ था उधर से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ख़त्म होती है और इसी के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ना ही इमरान खान को कॉल की है पर्सनली और ना ही इमरान खान ने बाइडेन को कॉल की है। और इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान यूएसए रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आने वाले वक्त में भी आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।